हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलिए सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 का पूरा कंप्लीट यहाँ पर देखने वाले बच्चों, एकदम एक एक क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला प्रश्न बच्चों, विस्थापन धारा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो प्लेट है बच्चों, और दो प्लेट में मान लीजिए आपने प्लस चार्ज दिया, तो यहाँ पर समीपवर्ती माइनस और यहाँ पर प्लस उत्पन्न होता है। इसको हम पृथ्वी पर कर देते बच्चों, तो माइनस की आवेश वह मतलब पृथ्वी पर चला जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर बच्चों दोनों प्लेटों के बीच एक हम देखें कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हुआ होगा, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होगा। फ्लक्स के परिवर्तन के कारण यहां पर जो एक धारा बही होगी, उस धारा को बोलते हैं विस्थापन धारा। यानी बच्चों विस्थापन धारा वह है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से उत्पन्न होता है, जिसका बच्चों आप लोगों का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये अपना विस्थापन धारा हुई है। मतलब बच्चों एक ऐसा है प्लेस जहां पर मतलब किसी तरीके से कोई चालक तार नहीं है, फिर भी आवेश एक प्लेट से दूसरे प्लेट, जैसे प्लेट ए हो गया, प्लेट बी हो गया, फिर भी प्लेट ए से बी तक धारा कैसे पहुंचा, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में एक धारा बही होगी बच्चों, वो अपना विस्थापन धारा है, जो कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन से या विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से उत्पन्न होता है। ओके, इसको कैसे निकालते हैं बच्चों। जैसे कहा गया कि एक संधारित्र की प्लेट है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ए है। प्लेट है बच्चों, दो प्लेट होगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और उस पर हम कितना प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो पृष्ठीय यानी पृष्ठ पर जो दो प्लेटों के बीच समतल चादर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, दो प्लेटों के बीच बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों इस यदि हम आवेश देते हैं तो सिग्मा का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू अपान है ना एप्सिलॉन नॉट ई। यहाँ तक क्लियर कि भाई ये तो अपना है दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो ये होगा। अब किसी एक सिंगल प्लेट में क्यू आवेश दें तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा इतना होता है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इससे आवेश का मान निकाल सकते हो, मतलब आवेश बराबर क्यू बराबर, इसको पक्षांतर कर दें, एप्सिलॉन नॉट ई ए हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा विस्थापन धारा। कहता क्या है विस्थापन धारा, कि समय के साथ कितना फ्लक्स में बदलाव होता है। समय के साथ कितना फ्लक्स में बदलाव होता है, यानी भाई समय के साथ फ्लक्स में बदलाव होता है। लेकिन आप लोगों ने धारा की परिभाषा पढ़ा कि समय के साथ कितना आवेश बहता है, तो उसी से बच्चों क्यू का मान रख देंगे, डी अपान डी टी एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए, और फिर बच्चों अपना कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। जब एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा बच्चों, डी अपान डी टी ई इंटू ए। ई इंटू ए क्या है, ई इंटू ए क्या है, ई इंटू ए क्या है बच्चों, फ्लक्स है। ई इंटू ए क्या है, फ्लक्स है, तो डी फाई अपान डी टी हो गया, बस खत्म। यही आपका थ्योरम होता है। चाहे डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या किया गया बच्चों, यदि समतल चादर है, दो प्लेट है, उनके बीच तीव्रता की बात करें तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है बच्चों, तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ई हो गया, ठीक है। फिर ई बराबर क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से बच्चों क्यू का मान आ गया, ई इंटू ए अपना फाई ई है, विद्युत फ्लक्स है बच्चों, विद्युत फ्लक्स है। अब आपने धारा का मान पढ़ ही लिया कि धारा क्या है, समय के साथ आवेश बहता है बच्चों, वैल्यू पुट कर दिया, जो आया बाहर आ गया, खत्म कहानी, आंसर आ गया। ये विस्थापन धारा का व्यंजक है, एकदम छोटा सा था और इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को पढ़ लेना है। क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंगे होती है जो एक दूसरे के लंबवत तल में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलन से बनी होती है बच्चों, है ना। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी विद्युत तरंग और चुंबक दोनों, विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंगे जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हो, आगे ज्यावक्रीय दोलन से बनी होती है, आगे की ओर गति करते हैं बच्चों, है ना। ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, ठीक। तो ये आप लोग चित्र देख सकते हैं बच्चों। इसका गुण आप लोग तैयार कर लेना, 2-3 गुण, ज़्यादा नहीं, 2-3 गुण। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा। ये तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है, बता दोगे आप लोग। इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और ये तरंग बच्चों दोलायमान होती है, त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो बबुआ आगे बात करते हैं। जैसे एक्स किरण किसे कहते हैं, 2 उपयोग लिखिए बच्चों। एक्स किरण, देखो भाई हम जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य के आधार पर हम एक्स किरण को परिभाषित करते हैं। जैसे 100 एंगस्ट्रॉन से 10⁻³ एंगस्ट्रॉन के बीच के तरंगदैर्घ्य का जो किरण है वो आपका एक्स किरण है। इसका उपयोग क्रिस्टलीय संरचना को पता लगाने के लिए कैंसर या ट्यूमर आदि बीमारी के इलाज में करते हैं, ठीक है। तो एक्स किरण बच्चों तरंगदैर्घ्य याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तरंगदैर्घ्य हम तो आप लोगों से कहते हैं कि एक्स किरण, गामा किरण, जो अवरक्त तरंग, इन सब का तरंगदैर्घ्य याद कर लो और इनके उपयोग याद कर लो। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, उपयोग से तो भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है।
गामा किरण का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया जब होती है, नाभिकीय अभिक्रिया जब संपन्न होती है बच्चों तो गामा किरण बनती है, नाभिकीय अभिक्रिया से गामा किरण बनती है। इसका उपयोग हम नाभिकीय संरचना का पता लगाने में, अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में, कैंसर का इलाज करने में और पॉलीथीन बनाने में हम इनका प्रयोग करते हैं। माइक्रो तरंग, सूक्ष्म तरंग जिसे बोलते हैं, VBI क्वेश्चन है बच्चों। सूक्ष्म तरंग का तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग होती है। इन तरंगों का आवृत्ति परास 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है, यानी तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच में होता है बच्चों, ठीक है, 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच में होता है। इसका उपयोग रडार प्रणाली में करते हैं। माइक्रो तरंग जो होता है इसका उपयोग रडार प्रणाली में और माइक्रोवेव ओवन में। भैया ये आप लोग रिवीजन करा रहा हूँ, तो ये कई बार पूछा जाता है कि दूर संचार में किसका प्रयोग करते हैं, तो माइक्रो तरंग, सूक्ष्म तरंग जिसे बोलते हैं बच्चों, है ना। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए माइक्रोवेव ओवन है ना, मतलब आपका जो माइक्रो तरंग। अभी मैं एक ऑब्जेक्टिव कराया था आप लोगों को सीरीज में, तो हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि ये आप लोगों को मिला था, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो माइक्रो तरंग मतलब सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इन प्रश्नों को यदि कोई छोड़ रहा है तो फिर दिक्कतें हैं। ऐसे प्रश्न आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। फोटोग्राफी के डार्क रूम में लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों, बताओ क्या कारण है। लाल रंग के फोटान की ऊर्जा बहुत कम होती है, अतः लाल रंग का धीमा प्रकाश फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं कर पाता। यानी हमको बचाना है, सुरक्षित रखना है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित होने से बचाना है बच्चों। इस कारण से हमको लाल रंग का प्रयोग करना है, ताकि उसकी फोटान की ऊर्जा कम होती है, प्रभावित नहीं करता है। अगला देखिए बच्चों, पराबैंगनी किरणें देने वाली लैंप के बल्ब क्वार्टज के बनाए जाते हैं, कांच के नहीं, क्यों बताओ कारण है। कांच पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित कर लेता है, कांच जो होता है वो पराबैंगनी तरंगों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, क्वार्टज नहीं करता, है ना। पराबैंगनी किरणें देने वाली लैंप के बल्ब क्वार्टज के बनाए जाते हैं, क्यों, कांच के नहीं बनाए जाते, किसके बनाए जाते हैं, क्वार्टज के। पराबैंगनी किरणें देने वाली लैंप के बल्ब क्वार्टज के बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों पराबैंगनी किरणों के अवशोषित करने वाले यदि कांच का बनाएंगे तो वो पराबैंगनी तरंगों क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जबकि क्वार्टज में क्वालिटी है कि ये तरंगों को अवशोषित नहीं करता, इसलिए क्वार्टज का बनाया जाता है। कोहरे में संकेत भेजने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग करते हैं बच्चों, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को भर भर के ऑब्जेक्टिव कराया हम इसका। कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होने से इन तरंगों का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः ये तरंगे कोहरे में भी अधिक दूर तक जा सकती हैं, ठीक है। यानी कोहरे में संकेत भेजना है तो बच्चों किन तरंगों का प्रयोग करेंगे, अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए बच्चों, इनका उपयोग पूछा जाता है, माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंग, पराबैंगनी, गामा किरण। तो माइक्रो तरंग आप लोगों ने अभी पढ़ा बच्चों कि दूर संचार में और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए करते हैं। अवरक्त तरंग अभी हमने पढ़ाया कि भाई अंधेरे में यदि मान लीजिए कोहरा, धुंध, ये सब चीज़ हो जाए तो वहाँ पे अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। और अवरक्त लैंप का उपयोग काय चिकित्सा में किया जाता है बच्चों, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवरक्त विकिरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण का उपयोग फिंगर प्रिंटिंग का पता लगाने के लिए, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और खाद्य परीक्षण में भी हम पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग करते हैं। और बच्चों माइक्रोवेव ओवन में जो होता है वो सूक्ष्म तरंग होता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में भी अपना सूक्ष्म तरंग प्रयोग होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, है ना, नेत्र चिकित्सा में बच्चों, ठीक है, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में। गामा किरण का दो उपयोग, नाभिकीय संरचना का पता लगाने, कैंसर के इलाज में। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, देखना 10 मिनट में आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सबसे कम तथा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले तरंग कौन है बच्चों, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपका कौन सा होता है, सबसे कम तो गामा होता है, तो फिर बैगनी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। गामा किरण का तरंग सबसे कम तथा रेडियो तरंग का तरंग सबसे अधिक होता है, रेडियो तरंग। और इसका उल्टा यदि पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक आवृत्ति, तो सबसे अधिक आवृत्ति गामा की और सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, एक दूसरे के अपोजिट होता है ना बच्चा, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं बच्चों कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंगों को बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखिए। बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य कैसा होगा, जैसे रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग बच्चों, दृश्य प्रकाश तरंग, पराबैंगनी, एक्स किरण, गामा किरण। तरंगदैर्घ्य बोला है, क्या बोला है, देखो उपस्थित बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य, ये तो उल्टा हो गया है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य भैया रेडियो तरंग का होता है, तो ये उल्टा क्रम हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग, फिर ये घटता हुआ क्रम बच्चों, तो तरंगदैर्घ्य का घटता हुआ क्रम हो गया। यदि आवृत्ति की बात करें तो बढ़ता हुआ आवृत्ति बच्चों, ये बढ़ते हुए आवृत्ति का क्रम बच्चों, तो घटते हुए हम लिख देते हैं, घटते हुए तरंगदैर्घ्य का क्रम। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, देखो ना अभी आपने पढ़ा कि सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य है
वो गामा किरण का होता है। सबसे रेडियो तरंग का सबसे अधिक होता है। तो रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, फिर अवराग तरंग, फिर दृश्य प्रकाश, परावैनी, एक्स किरण, गामा किरण। तो ये घटता हुआ क्रम है बच्चों। बढ़ता हुआ क्रम इसका उल्टा कर दोगे। अच्छा, यदि हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब जैसे चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो हर बच्चे से बनना चाहिए कि प्रकाश किरण किस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। ये परिघटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं बच्चों। देखिए, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण का मान बच्चों आई का मान है, और परावर्तन कोण आर का मान, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान, दोनों का मान समान होता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदुओं का ऐसा जोड़ा पाया जाता है जिसमें किसी एक बिंदु पर वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और दूसरे बिंदु पर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। तो ये बच्चों आप लोगों का संयुग्मी फोकस कहलाता है ना। जैसे आप लोगों का दर्पण है, दर्पण का मुख्य अक्ष होता है, सबको पता है। ऐसे दो बिंदु लें कि पहले बिंदु पर रखें वस्तु को तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और जब दूसरे बिंदु पर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। तो वो बच्चों आपका संयुग्मी फोकस कहलाता है। लंबन किसे कहते हैं बच्चों, दो वस्तुओं को एक सीध पे रखकर यदि आंख को दाएं अथवा बाएं करने पर उसके मध्य जो सापेक्ष विस्थापन होता है उसे लंबन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम एक आंख को बंद कर लें, जैसे एक सीधी रेखा पर दो वस्तु रख दें, एक आंख से देखें, एक आंख को बंद कर लें, फिर दूसरे आंख को बंद करें, मतलब पहले जिससे देख रहे थे उसको बंद करें और अगले को खोलें। तो फिर इससे क्या पता चलता है कि कुछ ना कुछ अंतर समझ में आता है। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेना कि दो वस्तुओं को देखो, पहले एक आंख से देखो, फिर उसमें हाथ रख के दूसरा आंख खोलो और उससे देखो, तो अलग अलग डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा दूरी नजर आएगा। यही बच्चों आपका लंबन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, लंबन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम को समझाओ बच्चों। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और उसी मार्ग में वापस जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलन हो जाता है बच्चों, है ना, अपने मार्ग से विचलन हो जाता है। ये प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का नियम बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा चीज बच्चों, आपतन कोण की जब अपवर्तन कोण की जब एक निश्चित अनुपात होता है। ये बच्चों आपका अपवर्तन है ना, अपवर्तन हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आपतन कोण की जब अपवर्तन कोण की जब एक निश्चित अनुपात होता है, ये आप लोगों को देख लेना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर बच्चों, किस तरीके से जोड़ा है ना, भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, और माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो ये आप लोगों के अपवर्तनांक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लगता है आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हम सुपर फास्ट रिवीजन नहीं कराएंगे बच्चों, बाकी पूरा साल भर तो क्लास कराते ही रहते हैं ना। चलिए 3 नंबर में क्वेश्चन आता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये थ्योरम है बच्चों। ये लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ देता है एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड बड़ा खतरनाक है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत मतलब जिस माध्यम में आया था प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाए। जैसे बच्चों इसको एक छोटा सा थ्योरम मैं आपको समझाता हूँ। प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रहा था, जैसे प्रकाश किरण आपतित हुआ और बच्चों मान लीजिए इधर मैं कहता हूँ सघन है, विरल में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। सही है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर आपका आई है, जैसे मान लीजिए ये विरल ही मान लेते हैं, विरल है और सघन में गया तभी तो झुक गया बच्चों। ये आर है, ये एयर है बच्चों, ये ग्लास है। तो यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में अपवर्तित हो रही है तो उसके मार्ग को उत्क्रमित करने पर यानी उल्टा कर देने पर जिस मार्ग से प्रकाश किरण आ रही थी उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह प्रक्रिया बच्चों उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। यानी हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही थी, हमने एक ऐसा माध्यम रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण रख दिया बच्चों। जब दर्पण रख दिया तो प्रकाश किरण टकराई और फिर से उसी मार्ग पर वापस चली गई। ये आपकी प्रक्रिया बच्चों उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई पहले एयर से ग्लास में आ रहा था तो साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। फिर बच्चों ग्लास से एयर में चला गया, मतलब इधर से गया तो ये साइन आर बटा साइन आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए, तो कितना हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर इंटू साइन आर बटा साइन आई। तो ये कट गया बच्चों, तो हो गया ए म्यू जी
इंटू जी म्यू ए बराबर 1, यानी इसको बदल दें ए म्यू जी बराबर 1 अपान जी म्यू ए। यही तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है बच्चों, यही तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। देख सकते हो आप लोग, ये चित्र बना हुआ है, वायु है, कांच है, ए से चलता है, टकराकर यहाँ पहुँचता है। ठीक है, तो पहले जब प्रकाश किरण वायु से कहाँ गया, कांच में गया, फिर जब कांच से वायु में गया, दोनों को गुणा कर दिए तो जो अपन ने प्रूव किया वही चीज़ आ गया। हालांकि छोटा रहता है लेकिन लगता है बड़ा कठिन है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पूर्णांतरिक परिवर्तन समझा दिया है, आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन क्लासेस मैंने दे दी है ना। सर कैसे पता नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, है ना, और 2 वीडियो देखकर चले जाएंगे, फिर यहाँ पर निगेटिव कमेंट करने आ जाएंगे कि सर आपने जो पढ़ाया कछु आया ही नहीं। अरे बबुआ, जब पढ़ोगे तब तो आएगा यार, जब पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे आएगा, आप ही बताओ ना। यदि कोई बच्चा क्लास नहीं देखेगा तो बताओ क्या बनेगा उससे, नहीं बन सकता, समझ रहे हैं ना। तो भैया एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चों, देखना। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है बच्चों, सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है। ठीक, ये सघन माध्यम में आपतन कोण है और ये बच्चों विरल माध्यम में गया तो अभिलंब से दूर हट गया। ठीक है सर, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। तो जैसे बढ़ाते गए एक ऐसी स्थिति है बच्चों कि यहाँ पे जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो गया। इस स्थिति में इस कोण को हम क्रांतिक कोण कह देते हैं, कि जिस कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। और फिर ये बोला गया कि आपतन कोण का मान और बढ़ा दो तो प्रकाश किरण फिर अपवर्तित नहीं होता बल्कि पुनः उस स्थिति में वापस आ जाती है। यह परिवर्तन आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। समझ में आया बच्चा, कि जब प्रकाश किरण में हम आपतन कोण का मान आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण अपवर्तित ना होकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। यह परिघटना बच्चों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। तो अब यहां पर देखो, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में वापस आ जाती है बच्चों। ये परिघटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। कंडीशन भी है कि प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में जाना चाहिए और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। देखना बच्चों कहीं यही ना आ जाए, समझ रहे हो ना। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूं कि माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध बताओ। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है बबुआ, बोले सर स्क्रीनशॉट लेने का तो समय दे दो। बिल्कुल समय दे देते हैं कि हम कह रहे हैं कि ग्लास से एयर में जा रहा है तो साइन आई बटा साइन आर। अब आई का मान बच्चों सी के बराबर क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का 90 डिग्री हो जाता है। मतलब आपतन कोण का मान सी है, क्रांतिक कोण के बराबर, तो अपवर्तन 90 डिग्री और साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों 1 हो जाता है। तो ये हट गया तो साइन सी आ गया। ठीक है, अब जैसे जी म्यू ए बराबर है, इसको हम ए म्यू जी कर सकते हैं, तो ए म्यू जी करेंगे तो उल्टा हो जाएगा बच्चों। इसको उल्टा कर दिए, इसको हम कॉसेक सी भी लिख सकते हैं, कॉसेक सी भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक फॉर्मेट है। ठीक है, क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं बच्चों। प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर, यानी रंग जो है किस क्रम में जा रहा है उस पर निर्भर करता है। दूसरा सघन और विरल माध्यम के जोड़े पर। क्रांतिक कोण भैया, क्रांतिक कोण क्या है, जिस कोण पर प्रकाश किरण जो है वो कितना डिग्री पर अपवर्तित हो, 90 डिग्री पर अपवर्तन कोण हो, वो आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये निर्भरता आप लोगों से बनना चाहिए। बाकी चैप्टर नंबर 9 से तो लॉन्ग डेरिवेशन आना ही है। जो लॉन्ग डेरिवेशन कर रहे हैं उनके लिए मज़ेदार है। बाकी 2-2 नंबर के 1-2-4 क्वेश्चन करा दिया है। लॉन्ग डेरिवेशन इस चैप्टर का भैया हावी है ना। आप लोग लॉन्ग डेरिवेशन पढ़ते रहें। चैनल पे हमने बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, आप लोग बढ़िया तैयारी करते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।